उठो, बस एक शब्द, और हजारों शैडो सोल्जर्स फिर से मेरे सामने घुटनों पर झुक गए। लेकिन इस बार मैं अपनी पुरानी दुनिया में नहीं था। मैं ऐसी दुनिया में दोबारा जन्म ले चुका था जहां इंसान मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि अपने समन्ड बीस्ट से लड़ते। और सबसे डरावनी बात, मेरी पूरी शैडो आर्मी भी मेरे साथ इस दुनिया में आ गई। कभी मैं शैडो मोनार्क, मेरे एक इशारे पर लाखों शैडो सोल्जर्स मौत बनकर टूट पड़ते। लेकिन अनगिनत लड़ाइयों के बाद किस्मत ने मुझे एक नई दुनिया में, यहाँ ताकत तलवार से समन करने से तय, और मेरी सारी शैडो पावर पूरी तरह सील हुई। आज एकेडमी का समनिंग सेरेमनी, पूरे स्कूल को यकीन था कि मैं या तो साधारण बी समन करूं या पूरी तरह फेल। लेकिन उन्हें क्या पता, मैं बी ढूंढने नहीं आया, मैं अपनी शैडो आर्मी को वापस। लिन युएन, आगे आओ। मैं समनिंग सर्कल के अंदर, और जैसे ही मैंने हाथ रखा, मेरे सामने अगले ही हजारों लाल मेरी पूरी शैडो आर्मी, मेरा इंतजार। मेरे सामने एक अलग ही डायमेंशन खुल रही और अगले ही पल मैं मुस्कुरा दिया क्योंकि मेरी पूरी शैडो आर्मी मेरे सामने खड़ी थी। बेरू, इग्रिस, ग्रीड, टस, सब के सब मेरे साथ इस दुनिया में आ चुके थे। बाहर खड़े लोग घबरा गए, इतनी देर क्यों लग रही है, समन फेल हो गया क्या, लगता है जीनियस खत्म हो गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था मैं बीस्ट नहीं चुन रहा था, मैं अपनी आर्मी का कमांडर चुन रहा था। हर कमांडर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था। कुछ पल के लिए मैं भी सोच में पड़ गया, आखिर पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करूं। तभी बेरू घुटनों के बल मेरे सामने झुक गया। मेरे राजा, मुझे चुनिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, आज से तुम मेरे बीस्ट बनोगे। अगले ही पल मैंने बेरू को मैजिक कार्ड में सील कर दिया और जैसे ही मैं बाहर आया पूरा हॉल सन्न रह गया। टेस्टिंग मशीन की रोशनी पागलों की तरह चमकने लगी। फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द दिखाई दिया, एस रैंक। लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था, उन्होंने सिर्फ मेरे एक कमांडर को देखा है, शैडो मोनार्क को नहीं। एस रैंक। जैसे ही स्क्रीन पर ये शब्द चमके पूरा हॉल खामोश हो गया। हर किसी की नजर सिर्फ मुझ पर थी। ये कैसे हो सकता है? अगर ये एस रैंक नहीं है तो मशीन ही खराब होगी। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया क्योंकि उन्होंने सिर्फ बेरू की मौजूदगी महसूस की, उसकी असली ताकत नहीं। उसी वक्त मेरे सामने एक लड़का आकर रुका, वांग क्वांग। उसने भी एस रैंक बीस्ट समन किया था। वो मेरी तरफ देखकर बोला, आज हमारी रैंक बराबर है, लेकिन कल से मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। उसकी आवाज में पूरा घमंड था क्योंकि वो एक मशहूर बीस्ट टेमर फैमिली से था। उसके पास रिसोर्सेज थे, रेयर मटेरियल्स थे और बीस्ट इवोल्यूशन के लिए सब कुछ पहले से तैयार था। उसे पूरा यकीन था टैलेंट बराबर हो सकता है लेकिन पैसे नहीं। मैंने उसकी बात सुनी और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया क्योंकि जिस इंसान ने कभी लाखों शैडो सोल्जर्स की कमांड की हो, उसे एक एस रैंक बीस्ट पर घमंड करने वालों से बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। भीड़ में खड़ी एक लड़की लगातार मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं, एक अजीब सा जुनून था। वो मन ही मन बुदबुदाई, मेरा प्लान फिर फेल हो गया। मैं चाहती थी तुम मुझसे कमजोर रहो ताकि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रख सकूं, लेकिन अब हम दोनों बराबर हैं। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक खतरनाक जुनून में बदल गई। फ्रीडम बैटल में मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। उधर प्रिंसिपल और बाकी टीचर अब भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। उन्हें महसूस हो चुका था आज एकेडमी में सिर्फ एक एस रैंक बीस्ट नहीं आया, कुछ उससे भी ज्यादा खतरनाक जाग चुका है। पूरा एकेडमी अभी भी मेरे एस रैंक बीस्ट की चर्चा कर रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था असली चौंकाने वाली चीज अभी बाकी थी। उसी समय डेवन कंपनी के लोग एकेडमी पहुंचे। उनके साथ एक नई मैजिक पावर टेस्टिंग मशीन भी थी। कंपनी का प्रतिनिधि मुस्कुराते हुए बोला, ये हमारी सबसे नई मशीन है। पुरानी मशीनें सिर्फ एस रैंक तक माप सकती थी, लेकिन ये एस रैंक तक की मैजिक पावर भी मेजर कर सकती है। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। सबको लगा अब किसी की ताकत छिप नहीं पाई। तभी प्रिंसिपल ने मेरी तरफ देखा, लिन युआन आगे आओ। मैं बिना कुछ बोले मशीन के सामने जाकर खड़ा हो गया। मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये मशीन शैडो मोनार्क की ताकत सह पाएगी? मैंने अपना हाथ मशीन पर रखा। अगले ही पल पूरी मशीन जोर जोर से कांपने लगी। वार्निंग लाइट्स एक एक करके जल उठी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। डेवोन कंपनी का इंजीनियर घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? मशीन ओवरलोड हो रही है। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर सिर्फ 4 शब्द दिखाई दिए, यूनेबल टू मेजर। पूरा हॉल अपनी जगह जम गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। इंजीनियर की आवाज कांप रही थी, इम्पॉसिबल। इसका मतलब इनकी मैजिक पावर हमारी मशीन की लिमिट से भी ऊपर है। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही। अगर ये ताकत एसएस रैंक से भी ऊपर है तो क्या मेरे सामने खड़ा लड़का किसी लेजेंडरी लेवल बीस्ट का मालिक है? लेकिन उन्हें क्या पता था ये ताकत किसी बीस्ट की नहीं थी, ये शैडो मोनार्क की थी। और ये तो मेरी सील हुई ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। तभी मेरे सामने अचानक एक नीली स्क्रीन चमकी। सिस्टम एक्टिवेटेड। इतने सालों बाद मेरा सिस्टम इस दुनिया में भी जाग चुका था। सिस्टम एक्टिवेटेड नीली स्क्रीन फिर से मेरी आंखों के सामने थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। आखिर मेरा सिस्टम भी इस दुनिया में मेरे साथ आ गया था। इतने सालों बाद ये एहसास फिर से लौट आया। अगले ही पल सिस्टम ने पहला मिशन दिखाया, डेली क्वेस्ट अवेलेबल। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए मिशन एक्सेप्ट कर लिया। अगर मुझे अपनी शैडो पावर वापस चाहिए तो हर मिशन पूरा करना ही होगा। मैं एकेडमी से बाहर निकला और अकेले दौड़ना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ मुझे महसूस हो रहा था मेरे शरीर की ताकत धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन ये अभी भी शैडो मोनार्क की असली शक्ति नहीं थी। शायद बेरू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से मेरी सील हुई ताकत का एक छोटा सा हिस्सा वापस आने लगा। मैं मन ही मन मुस्कुराया। अगर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से इतना फर्क पड़ा है तो आगे क्या होगा? मिशन पूरा होते ही सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, क्वेस्ट कंप्लीट। मेरे सामने रिवॉर्ड बॉक्स खुला। मैंने बिना देर किए उसे ओपन कर दिया। अगले ही पल एक अजीब सी चाबी मेरे हाथ में आ गई। मैंने उसे ध्यान से देखा। सीक्रेट रियलम की। मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मुझे इस दुनिया के नियम याद आए। यहाँ सीक्रेट रियल्म्स सबसे कीमती जगह मानी जाती है। उनके अंदर जाने के लिए या तो करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं या फिर ऑक्शन जीतनी पड़ती है। आम लोग जिंदगी भर सिर्फ उनका नाम ही सुन पाते हैं, लेकिन मेरे हाथ में उनमें प्रवेश करने की चाबी थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। लगता है मेरा सिस्टम अभी भी मुझे निराश करना नहीं भूला। मेरी ताकत वापस पाने का रास्ता मेरे सामने खुल चुका था और जिसने भी सोचा था कि शैडो मोनार्क इस दुनिया में कमजोर है, उसे बहुत जल्द अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला। मैं हूँ लिन युआन। एक समय पूरी दुनिया मुझे
शैडो मोनार्क के नाम से जानती थी, लेकिन इस दुनिया में मैं सिर्फ एक साधारण बीस्ट टमर हूँ। मिशन पूरा होते ही मेरे माना पॉइंट्स बढ़कर 10 हो गए। इस दुनिया में बीस्ट समन करना हो या मैजिक कार्ड इस्तेमाल करना, हर चीज के लिए माना चाहिए। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। मैंने अपना स्टेटस खोला और अगले ही पल मेरी सांसें थम गई। शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो स्टोरेज, शैडो एक्सचेंज, मेरे शैडो मोनार्क के सारे स्किल्स अब भी मेरे पास थे। फिर मोनार्क्स डोमेन, रूलर्स ऑथोरिटी, कंदियारूस ब्लेसिंग, ब्लड लस्ट, ब्लेड स्टॉर्म, एक एक स्किल फिर से मेरी आंखों के सामने था। मैं मुस्कुराया। लगता है मेरी ताकत धीरे धीरे वापस लौट रही है। अब सिर्फ एक ही काम बचा था, लेवल अप। मैं सीक्रेट रेल्म के अंदर और गहराई तक बढ़ गया, लेकिन तभी मेरे सामने एक विशाल स्टोन एंशिएंट वुल्फ आ खड़ा हुआ। मैंने बेरू की तरफ देखा। चलो शिकार शुरू करते हैं। बेरू बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और उसी पल उसका टैलेंट स्किल एक्टिवेट हो गया, इन्फिनिट डिवावर। मॉन्स्टर का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी पूरी ताकत बेरू के अंदर समा गई। लेवल अप LV2, न्यू स्किल एक्वायर्ड स्लैश। कुछ ही देर बाद एक और मॉन्स्टर, लेवल अप LV3, न्यू स्किल एक्वायर्ड कोरोजन। मैं हल्का सा हंसा। यही इन्फिनिट डिवावर की असली ताकत है। ना सालों की ट्रेनिंग, ना महंगे स्किल स्क्रॉल, बस निकलो, सोखो और ताकतवर बनते जाओ। युद्ध मेरे लिए ट्रेनिंग नहीं, मेरी ग्रोथ है। तभी एक ब्लैक आयरन बीस्ट मास्टर ने मुझ पर हमला कर दिया। उसे लगा मैं सिर्फ LV3 बीस्ट टैमर हूं, लेकिन उसे क्या पता मेरी ताकत भले ही सील हो, मेरी बैटल इंस्टिंक्ट कभी कमजोर नहीं हुई। मैंने बिना उसे छुए रूलर्स ऑथोरिटी इस्तेमाल कर दी। अगले ही पल उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ये लड़का आखिर है कौन? मैंने ठंडी आवाज में कहा। बेरू, इसे खत्म कर दो। बेरू मुस्कुराया। जैसी आपके आदेश मेरे राजा। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो चुका था। उधर एकेडमी में हलचल मच गई। प्रिंसिपल ने आदेश दिया, आज से लिन युएन को एकेडमी की हाईएस्ट अथॉरिटी दी जाती है। नेशनल एकेडमी टूर्नामेंट की टीम भी उसी को केंद्र बनाकर बनाई जाएगी। ये सुनते ही पूरा हॉल गुस्से से भर गया। हम भी एस रैंक है, फिर सिर्फ लिन युआन को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में था वांग क्वांग। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, कल फ्रीडम बैटल में मैं सबके सामने साबित कर दूंगा तुम मुझसे कमजोर हो। मैं बस मुस्कुराया, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता था जिसे वो हराने का सपना देख रहा है, वो कभी पूरी दुनिया का शैडो मोनार्क कर भी जाऊं, फिर भी किसी और लड़की को लिन युआन के पास नहीं जाने दूंगी। उस लड़की की आंखों में प्यार नहीं, पागलपन था। लिन युआन सिर्फ मेरा है। जो भी उसके करीब आने की कोशिश करेगा मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। लेकिन मुझे इन सब बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। मेरे लिए इस वक्त सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, फ्रीडम पॉइंट्स बैटल। पूरा एकेडमी बैटल अरीना में इकट्ठा हो चुका था। इंस्ट्रक्टर ने रूल्स समझाने शुरू किए। अरीना को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। हर स्टूडेंट की शुरुआत सिर्फ 1 पॉइंट से होगी। जिसे हराओगे उसके सारे पॉइंट्स तुम्हारे हो जाएंगे। 12 घंटे बाद टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पूरा एरिना समन्स की रोशनी से भर गया। समून समून, हर तरफ बीस्ट दिखाई देने लगा। तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, देखो उधर एक और एस रैंक बीस्ट। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा, लेकिन मेरी सीट अब भी खाली थी। डेवोन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव मुस्कुराकर बोला, लगता है जिसे तुम लोग सुपर एसएस टैलेंट कह रहे थे वो आने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे शायद मशीन ही खराब थी। कौन जाने उसके पास इस रैंक टैलेंट भी हो या नहीं, उन्हें क्या पता। मैं अभी भी सीक्रेट रियल्म के अंदर था। मिशन पूरा करते करते समय का पता ही नहीं चला। तभी मैंने समय देखा, सिर्फ 1 घंटा बचा है। मैं तुरंत बाहर निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी। हेलो, मैं डेवन कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव ल्यू वेन क्वान। मैं थोड़ा झेप गया, सॉरी, नींद खुलने में देर हो गई। मैं अभी एकेडमी के लिए निकल ही रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई, अगर जल्दी है तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैंने सिर हिलाया, थैंक्स। उधर बैटल अरीना में अब सिर्फ कुछ ही कंटेस्टेंट्स बचे थे। ऑडियंस बैटिंग में डूब चुकी थी। वांग छियांग 1.2 ऑड्स, चिंगी 1.5 ऑड्स, लिन युआन 100 ऑड्स। एक आदमी जोर से बोला, 5 लाख मैं लिन युआन पर लगाता हूँ। सब उसकी तरफ देखने लगे। क्या पागल हो गए हो? वो तो आया ही नहीं। उसी वक्त मैं अरीना के बाहर पहुंचा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, एक्सक्यूज मी, थोड़ा रास्ता देंगे? फिर मुझे अचानक याद आया, मैं ल्यू वैनक्वन की तरफ मुड़ा। वैसे मैंने अभी तक आपका फेयर पे नहीं किया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे सीधे 5 लाख बेटिंग पूल में डाल दिए। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। ये औरत पागल हो गई है क्या? अगर लिन युआन जीत गया तो 50 मिलियन मिलेंगे उसी पल। टेलीपोर्टेशन, अरे चमक उठा। मैंने गहरी सांस ली। चलो अब खेल शुरू करते हैं। जैसे ही मैं अरीना के अंदर पहुंचा, स्कोरबोर्ड पागलों की तरह बदलने लगा। एक के बाद एक स्टूडेंट्स एलिमिनेट होते गए और कुछ ही सेकंड में लिन युआन नंबर 1। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। वांग छियांग ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, उत्साह था। वो मुस्कुराया, यही तो चाहता था मैं। अगर तुम बहुत कमजोर होते तो मुझे निराशा होती। अब आओ लिन युआन, देखते हैं हम दोनों में असली मॉन्स्टर कौन है। मेरे सामने अब भी 2 स्टूडेंट खड़े थे। मैंने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा, इन दोनों में दम है, इसीलिए अभी तक मैंने हाथ हल्का रखा था। लेकिन भीड़ में किसी ने हंसते हुए कहा, अब भी हार नहीं मानोगे? इतनी देर छिपे रहे तो आखिर में आने की क्या जरूरत थी? हार का स्वाद खुद चखना चाहते हो क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उनकी तरफ चल पड़ा। फिर शांत आवाज में कहा, सॉरी मुझे थोड़ी जल्दी है। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से चिल्लाया, बहुत अकड़ है, इसे एरिना से बाहर फेंक दो। अगले ही पल उसका बीस्ट मेरी तरफ झपटा। धड़ाम, पूरा अरीना हिल गया। धूल का बादल छा गया। भीड़ चिल्लाई, हिट हुआ। बस इतना ही था। लेकिन धूल हटते ही मैं वहीं खड़ा था, बिल्कुल बिना खरोंच के। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। इसे कहा था बस इतना ही। उसका चेहरा उतर गया। ये कैसे? मैंने उसकी आंखों में देखा। ओ, तो यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था? अचानक उसने फिर हमला किया, लेकिन मेरी नजरें उसके अटैक से भी तेज थी। बहुत स्लो। मैं एक कदम पीछे हटा और उसी पल मैंने बेरू को आदेश दिया, बेरू क्विक बैटल। यस माय किंग। बेरू बिजली की तरह गायब हुआ। अगले ही पल स्लैश, एक ही बार और सामने वाला स्टूडेंट सीधे एरिना से बाहर। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। किसी की समझ में नहीं आया अभी हुआ क्या है। भीड़ में कोई कांपती आवाज में बोला, इतनी स्पीड, इतनी पावर, क्या ये बीस्ट सच में सिर्फ एस रैंक है? एक और स्टूडेंट चिल्लाया, ये टैलेंट स्किल है या किसी मैजिक कार्ड का इफेक्ट? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी बाकी स्टूडेंट्स घबरा गए, अकेले मत लड़ो, सब मिलकर हमला करो। अगले ही पल चारों तरफ से बीस्ट्स मेरी ओर टूट पड़े। पूरा एरिना स्किल्स की रोशनी से भर गया। एक ड्रैगन आसमान
में उठा और उसकी आंख सीधे मेरी तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ एक लाइटनिंग बीस्ट बिजली जमा कर रहा था। उनका इरादा साफ था, एक साथ खत्म कर दो। मैंने बस बेरू की तरफ देखा, वो मुस्कुराया। मैंने शांत आवाज में कहा, बेरू, कोरोजन। अंडरस्टूड माय किंग। काले धुएं की तरह कोरोजन पूरे बैटलफील्ड में फैल गया। जो स्किल मेरी तरफ आ रही थी वो हवा में ही टूटने लगी। ड्रैगन की फ्लेम्स धीरे धीरे गायब हो गई और अगले ही पल बेरू फिर गायब हुआ। स्लैश स्लैश स्लैश। कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक सभी स्टूडेंट्स इरीना से बाहर हो चुके थे। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। किसी ने धीरे से कहा, ये ताकत इस रैंक से बहुत ऊपर है। मैंने चारों तरफ देखा, बैटल लगभग खत्म हो चुकी थी। पूरा इरीना शांत हो गया। मैंने चारों तरफ देखा, इन सब में दम था, इसलिए मैंने शुरुआत में हाथ हल्का रखा था। लेकिन अब बैटल खत्म हो चुकी थी। पूरा स्कोरबोर्ड बदल गया। लिन युएन नंबर 1। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। मैं एकेडमी का चैंपियन बन चुका था। सीन 3। रिवॉर्ड प्रिंसिपल मेरे सामने आए। उन्होंने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। इसमें 5 मिलियन है। ये फ्रीडम पॉइंट्स बैटल जीतने का कैश रिवॉर्ड है। फिर उन्होंने 10 चमकते हुए ओरिजिन स्टोन्स निकाले। ये बेहद रेयर है। एकेडमी के पास सिर्फ 20 थे और आज आधे तुम्हें दी जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 और रिवॉर्ड्स दिए, एक्सप्लोजन स्किल स्क्रॉल और राइलीज क्लॉ इक्विपमेंट मैजिक कार्ड। ये बेरू के लिए बिल्कुल सही रहेगी। मैंने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू। सीन 4। प्रिंसिपल्स ऑफर प्रिंसिपल। कुछ पल चुप रहे, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, लिन युआन, क्या तुम नेशनल एकेडमी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? मैंने उनकी आंखों में देखा। वो आगे बोले, ये टूर्नामेंट आसान नहीं है। यहाँ देश के सबसे बड़े टैलेंट्स लड़ते हैं। 50 साल पहले मैं भी इस टूर्नामेंट में उतरा था, लेकिन चैंपियन नहीं बन पाया। उन्होंने गहरी सांस ली। आज मुझे लगता है तुम वहां पहुंच सकते हो। सीन 5। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल ने एक बैंक कार्ड मेरे हाथ में रख दिया। इसमें 200 मिलियन है। ये एकेडमी का पैसा नहीं, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, सर आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो मुस्कुराए, बस इतना। जब तुम सबसे ऊपर पहुंचो तो जिदाओ एकेडमी का नाम मत भूलना। कुछ पल के लिए मैं भी चुप हो गया। सीन 6। टीम सिलेक्शन प्रिंसिपल फिर बोले, तुम चाहो तो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी चुन सकते हो। टीम तुम्हारी होगी, मेंबर्स भी तुम तय करोगे। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है, मुझे टूर्नामेंट में रजिस्टर कर दीजिए। प्रिंसिपल की आंखें चमक उठी। सच? मैंने सिर हिलाया। हाँ। सीन 7। न्यू हाउस। अगली सुबह दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। सामने मूविंग कंपनी खड़ी थी। मिस्टर लिन, आपके लिए न्यू हाउस अरेंज किया गया है। मैं हैरान रह गया। न्यू हाउस? अभी। मेरी छोटी बहन खुशी से बोली, भाई क्या हमारी लॉटरी लग गई? मैं मुस्कुरा दिया। चलो पहले घर देख कर आते हैं। सीन 8। डेवन कंपनी नए घर पहुंचते ही प्रिंसिपल फिर दिखाई दी। उनके साथ डेवन कंपनी की सीईओ लियू वेनक्वान भी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कांग्रेचुलेशंस, आज से डेवन कंपनी तुम्हें पर्सनली स्पॉन्सर करेगी। प्रिंसिपल मुस्कुराए। मैंने सिर्फ एकेडमी टीम की बात की थी। लियू वेनक्वान ने बात पूरी की। करेक्शन, हम एकेडमी को नहीं, लिन युएन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैंने हल्का सा सिर झुकाया, थैंक यू। सीन 9। नेक्स्ट गोल। मैंने आसमान की तरफ देखा। अब बेरू मेरे साथ था, रिसोर्सेज भी मिल चुके थे, बस एक काम बाकी था। मैं नए घर के बारे में ही सोच रहा था कि तभी पूरे शहर में एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट गूंज उठा। अटेंशन अटेंशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू होने वाली है। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। रिपोर्टर मुस्कुराते हुए बोला, क्या सच में कोई एकेडमी हमारी वॉर जोन की टीम को चैलेंज करने की हिम्मत करेगी? दूसरा आदमी हंस पड़ा। पहले ओपोनेंट का फैसला आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। अगले ही पल स्क्रीन पर एक नाम उभरा, जिदाओ बीस्ट एकेडमी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। फिर घोषणा हुई, मोडू टीम पहले राउंड में जिदाओ बीस्ट एकेडमी को चैलेंज करती है। पूरा देश इस अनाउंसमेंट को सुनकर हैरान रह गया। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आखिरकार असली खेल शुरू हो गया। अब ये सिर्फ एकेडमी बैटल नहीं थी, ये देश के सबसे ताकतवर टैलेंट्स की लड़ाई थी। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। बेरू मेरी शैडो से बाहर आया। माय किंग, क्या हम निकले? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, इस बार पूरी दुनिया को शैडो मोनार्क का नाम याद रहेगा। जी। सांप को जिंदा निगलने वाले ही समझ सकते हैं कि सांप को चबाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ पूरा का पूरा निगला जाता है। और मैंने 1-1 मीटर लंबा ब्लैक मम्बा सांप पूरा का पूरा निगल लिया। भले ही उसका आकार बहुत बड़ा था, पर मैंने अपना पूरा जोर लगाकर पेट फटने की हद तक उसे निगल लिया। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि दुनिया में अब म्यूटेशन आने वाला है। दुनिया के 70% जीव विकृत राक्षसों में बदल जाएंगे और यह ब्लैक मम्बा तो मेरे पिछले जन्म में एक खौफनाक काले ड्रैगन में बदल चुका था। म्यूटेशन शुरू होने से पहले इसे निगलना बेहद जरूरी था, तभी मैं इस ब्लैक मम्बा के साथ खुद को विकसित कर पाऊंगा। अभी मैं म्यूटेशन शुरू होने से ठीक 3 घंटे पहले फिर से पैदा हुआ। आँख खुलते ही मैं सीधे क्लासरूम से भागा और स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर दौड़ लगा दी। वहाँ मैंने पागलों की तरह उस ब्लैक मम्बा को ढूंढा। इस जन्म में पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही उसकी असली खतरनाक ताकत का अंदाजा है। पिछले जन्म में वह एक ऐसा खौफनाक जीव था जिसने इंसानों के सभी सुपर वॉरियर्स को तहस नहस कर दिया था। और सुपर वॉरियर्स की वो कवच वाली रहस्यमयी ताकत भी सिर्फ तब जागृत होती है जब इंसान का म्यूटेशन नहीं होता। पिछले जन्म में मैंने बहुत कोशिश की थी, पर वो कवच मेरे अंदर कभी नहीं जाग पाया। मैं आधी जिंदगी बस संघर्ष करते हुए तड़पता रहा और आखिर में एक विकृत राक्षस ने मुझे जिंदा चबा लिया। इसलिए इस जिंदगी में मैंने शुरुआत से ही एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाने का ठाना। पहाड़ी पर पहुंचने के 2.5 घंटे बाद झाड़ियों में मैंने देखा कि एक पूरी तरह से काला ब्लैक मम्बा सांप पेड़ों की छाया में आराम से कुंडली मारे लेटा हुआ था। मैं सोच ही रहा था कि इसे जिंदा कैसे निकलूं, तभी पास से एक म्याऊं की आवाज आई। एक काफी तगड़ी काली बिल्ली वहां आ गई। शायद उसने ब्लैक मम्बा को देख लिया था। उसकी आंखें लालच से चमकी और वह चोरी छिपे धीरे से सांप के पास जाने लगी। जब दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से भी कम रह गई, अचानक ब्लैक मम्बा हवा में उछला और बिल्ली और सांप आपस में खूंखार तरीके से लड़ने लगे। कुछ ही देर की लड़ाई में ब्लैक मम्बा का सिर चकरा गया और वह वहां से भागना चाहता था, पर वो बिल्ली ऐसे स्वादिष्ट शिकार को जाने कैसे देती। उसने फिर से अपने पंजों से जोरदार हमला किया। थोड़ी ही देर में ब्लैक मम्बा बुरी तरह घायल होकर बेसहारा हो गया। अब उसमें पलटकर वार करने की ताकत नहीं बची थी। जैसे ही वह बिल्ली गर्व से सीना ताने अपनी दावत उड़ाने के लिए आगे बढ़ी, मैं अचानक झाड़ियों से कूदकर बाहर निकल पड़ा। बिल्ली मुझे देखकर डर के मारे तड़प से उछली और कई मीटर दूर भाग गई। फिर वह पलटकर मुझे घूरने लगी। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और एक हाथ से उस बेसहारा ब्लैक मम्बा को उठा लिया। मैंने अपनी घड़ी देखी, 4:59 हो रहे थे। अच्छा हुआ मैं बिल्कुल सही समय पे पहुंच गया था। वो काली बिल्ली अभी भी दूर खड़ी मुझे तीखी नजर से घूर रही। अगर मैं यानी 1-2 पैरों वाला इंसान बीच में नहीं आता तो वो अब तक अपना स्वादिष्ट खाना खा चुकी होती। लेकिन मैं जानता था कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं खा पाएगी, क्योंकि अब 4:59 और 30 सेकंड हो चुके थे और आसमान से रहस्यमयी रोशनी ऑरोरा बस गिरने
लगने ही वाली थी। ऑरोरा के आते ही ये ब्लैक मम्बा म्यूटेट हो जाता, फिर वो बिल्ली भला उसे कैसे खाती। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरी 20 सेकंड बचे थे और मुझे अपने हाथ में पकड़े इस 1 मीटर से भी लंबे काले मम्बा को निगलना था। जैसे ही समय 59 मिनट 30 सेकंड पर पहुंचा, मैंने आखिरी बार गहरी सांस ली। जब आखिरी 20 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हुई तो आसमान का रंग चमकने लगा। मैं समझ गया कि ऑरोरा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी है। फिर बिना किसी हिचक के मैंने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसे निगलना शुरू कर दिया। मैंने अपनी उल्टी आने की तीव्र इच्छा को किसी तरह दबाया और पूरे के पूरे सांप को अंदर उतार लिया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो ब्लैक मम्बा मेरे पेट में अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष कर रहा था। लेकिन ठीक उसी पल वह शानदार, अंधा कर देने वाली तेज ऑरोरा चुपचाप आसमान से गुजरी। उसी पल मेरे शरीर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। जो ब्लैक मम्बा अभी तक मेरे पेट में लड़ रहा था, वो जैसे आग के एक सांप की तरह मेरे पूरे शरीर में जलने लगा। जैसे ही मेरे मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, उसी पल मेरे जीन पागलों की तरह म्यूटेट होने लगे और मैं कामयाब हो गया। अचानक मेरे दिमाग में एक थोड़ी अनजानी सी आवाज गूंजी, मालिक, मैं वही ब्लैक मम्बा हूँ जिसे आपने निगल लिया है। आप वाकई पुनर्जन्म लेकर आए हैं। आपके पिछले जन्म की यादें तो पागलपन की हद तक खौफनाक हैं। तो अब मुझे पता चला कि मैं भविष्य में इतना ताकतवर बनने वाला हूँ, इसीलिए आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे निगल लिया। मैंने पूछा, क्या तुम मेरी यादें देख सकते हो? उसने जवाब दिया, मालिक, अब हम एक हो गए हैं, हम में कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन शरीर का पूरा कंट्रोल आपके पास ही है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर पिछले जन्म से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बनेंगे। ठीक है, मैंने मन ही मन तय किया। फिर मैं तुमको अब से एक छोटा याओ कहूंगा। इस जन्म में दुनिया के सबसे बड़े मालिक सिर्फ हम होंगे। तभी दूर से अचानक एक भयानक गरज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो पाया कि जो काली बिल्ली पहले मुझे घूर रही थी, वो अब म्यूटेट होकर एक खूंखार और अजीब जीव में बदल गई है, जिसकी रीढ़ की हड्डी से कांटों जैसी नुकीली हड्डियां बाहर निकल आई थी। ये देखकर छोटा याओ ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उस बिल्ली को घूरने लगा, मगर उस म्यूटेटेड काली बिल्ली ने सबसे पहले मुझ पर ही हमला कर दिया। मेरी आंखों में एक ठंडी और कातिलाना चमक दौड़ गई। वो बिल्ली मेरे सामने बहुत कमजोर निकली, एक ही वार में ढेर हो गई। जैसे जैसे छोटा याओ ने उस बिल्ली के खून गोश्त को मेरे अंदर से सोखा, मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर गर्मी की लहरें उठ रही हैं। मेरी कोशिकाएं जिंदगी में पहली बार इतनी सक्रिय हो उठी थीं। मैंने पिछले जन्म के तरीके से अपना अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन मैं सूरज की रोशनी को अपने अंदर नहीं खींच पाया। मुझे समझ आ गया कि मेरी शक्ति अब तभी बढ़ेगी जब मैं ताकतवर जीवों का खून गोश्त निगलूंगा। सुपर वॉरियर्स जागृत होने के बाद सितारों की रोशनी को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई सुपर वॉरियर नहीं हूँ, इसलिए मुझे अभी की धूप या रोशनी पहले से कुछ अलग नहीं लग रही थी। तभी छोटा याओ की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, मालिक, हमें अब बदला लेना होगा। पिछली जिंदगी में आपके स्कूल में एक कीड़े जैसा इंसान था जो आपको जानवर समझता था, है ना? हम अभी जाकर उसे मार डालेंगे। मेरी यादें आपकी यादों से जुड़ चुकी हैं और छोटा याओ अच्छे से जानता है कि आप उस इंसान से कितनी नफरत करते हैं। मेरा भी यही इरादा है। मैं जिस बंदे को मारने वाला हूँ वो मेरे ही स्कूल का है, लीन यूं। वो 1000 करोड़ के ग्रुप के मालिक का बेटा है और उसका दादा सेना का एक बहुत बड़ा अफसर है। हालांकि उस रहस्यमयी ऑरोरा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, पर मुझे पता था कि अगले 3 घंटे तक दुनिया में बड़े स्तर की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जब मैं अपने स्कूल के गेट पर पहुंचा तब तक क्लास खत्म हो चुकी थी और बहुत सारे छात्र बाहर आ रहे थे। मैं स्कूल के अंदर नहीं गया, बल्कि गेट के बाहर ही रुककर लीन यूं के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। वो रोज लगभग 5:30 बजे के आसपास अमीर छात्रों की अपनी टोली को लेकर बाहर खाने के लिए जाता है और मैं वहां स्कूल के बड़े से गेट के बाहर खड़ा था। मेरे बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, मैंने शर्ट नहीं पहनी थी और मेरी छाती पर खौफनाक टैटू चमक रहे थे। वहां से गुजरने वाले हर एक इंसान के लिए मैं तुरंत ही खौफ पैदा करने वाला एक बिल्कुल ही अलग नजारा बन गया था। कुछ घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार मैंने अपने शिकार को देख ही लिया। वो अमीरजादों की अपनी टोली के साथ स्कूल से बाहर आ रहा था। इन लोगों को देखते ही मुझे अपने पिछले जन्म की याद आ गई। इन्हीं अमीर बच्चों ने खुद बचने के लिए मुझे चारे की तरह इस्तेमाल किया था ताकि मॉन्स्टर्स मेरे पीछे लग जाएं। उस दिन मैंने अपनी 3 उंगलियां खो दी थी और लगभग मर ही गया था। मेरे चेहरे पर एक खूंखार भाव आ गया और मैं उनकी तरफ बढ़ा। तभी एक घमंडी अमीरजादे ने मुझे अपने पास आते देखा। उसका मुझे रास्ता देने का कोई इरादा नहीं था। तू कौन है बे? ऐसे रास्ता रोककर नहीं खड़ा हो सकता। लिन यू ने मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ाया। कहां से आया है तू? वापस जा। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, बस एक कदम आगे बढ़ाया और सीधा उसके मुंह के सामने पहुंच गया। अगले ही पल मेरे बाएं हाथ ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया था। वहां खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मेरी आंखों का खौफ देखकर सुन्न पड़ गए। जो कदम मुझे रोकने के लिए आगे बढ़े थे वो वहीं रुक गए और उनके रुकते ही मैंने अपना कदम जमीन पर टिकाया और एक झटके में लिन यूं की गर्दन तोड़ दी। उसकी मौत की आवाज पूरी तरह दब कर रह गई। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। आखिर पिछले जन्म में बिना किसी पावर के मैंने कयामत के उन 8 सालों को एक कब्र जैसी दुनिया में जिया था। मेरे अंदर की नफरत मेरी हड्डियों तक गहराई में
समाई हुई थी। इसको पकड़ो, एक गार्ड ने गुस्से में दांत पीसे और अपनी लाठी लेकर मुझ पर झपटा। मेरे चेहरे पर एक खूंखार चमक आई। अगले ही सेकंड वो गार्ड एक कटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ता हुआ 10 मीटर दूर जाकर गिरा। आसपास खड़े बाकी छात्र ये देखकर दहशत में आ गए और डर के मारे पीछे हटने लगे। भाग जाओ, मैंने उनसे कहा। तुम सब यहाँ खड़े हो, पर 1 घंटे के बाद तुम में से गिने चुने ही जिंदा बचेंगे। इसके बाद मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। मैं सीधा वहां से निकल गया। शाम के 6 बज चुके थे। दुनिया का असली अंत अब शुरू हो रहा था। उस भीड़ भाड़ वाले शहर में हर तरफ चीख पुकार गूंजने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे थे। भागते भागते अचानक कुछ लोगों के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और फिर उनका पूरा सिर फट गया। जमीन पर खून का एक बड़ा सा तालाब बन गया जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। वो खून का तालाब अपने ही पुराने साथियों को निगल रहा था। पेड़ पौधों की पत्तियां एक ही पल में सूख कर मुरझा गईं। हवा में एक अजीब सी दरार आ गई थी और जो भी इंसान वहां से गुजरता वो खून की उल्टियां करने लगता। इस वक्त मैं एक 88वीं मंजिल वाली बिल्डिंग के चेयरमैन ऑफिस में खड़ा था। मैं खिड़की से पूरे शहर का नजारा देख रहा था। शहर की सड़कों पर मॉन्स्टर्स लोगों के पीछे भाग रहे थे। ये दुनिया अब सच में नर्क बन चुकी थी और मैं यहाँ सबसे धारदार हथियार लेने आया था, एक बेहतरीन कटाना तलवार, क्योंकि उन घिनौने मॉन्स्टर्स को अपने हाथों से मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मालिक, क्या हमें अब कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा करना चाहिए या शिकार पर चलें? छोटा याओ ने पूछा। तभी दरवाजे के बाहर एक औरत की चीख सुनाई दी। अगले ही पल नाइट गाउन पहने एक खूबसूरत सी औरत बदहवासी में ऑफिस के अंदर भागी और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। इतना करने के बाद वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था और चेहरे पर मौत का खौफ था। तुम कौन हो? तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि चेयरमैन के ऑफिस में एक अजनबी खड़ा है और उसके आसपास 4 खूंखार मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हैं। मैंने बस उस औरत की तरफ देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं इस औरत को चारे की तरह इस्तेमाल करके बाहर वाले मॉन्स्टर्स का ध्यान भटका सकता हूँ ताकि मैं लिफ्ट से अंडरग्राउंड गोदाम तक जा सकूं। मुझे पता था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इस औरत ने अपने कई साथियों को धोखे से मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे यहाँ देखकर उसने तुरंत अपना प्लान बदल लिया। उसके हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे वो सोच रही हो, ऐसा कौन सा आदमी है जो मेरे हुस्न पर नहीं फिसलेगा। अचानक ऑफिस के दरवाजे पर बाहर से एक जोरदार टक्कर लगी। साथ ही मॉन्स्टर्स के पंजों की आवाजें भी आने लगी। ये सुनकर उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उस औरत को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा दरवाजा खोल दिया। जो औरत अभी अभी खड़ी हुई थी वो वापस डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। दरवाजा खुलते ही कीड़ों जैसे दिखने वाले 2 मॉन्स्टर्स अपने नुकीले पंजों के साथ अंदर घुसे। मेरे हाथ में मौजूद तलवार बहुत तेज थी, एक ठंडी चमक और खून की 2 धारों के साथ। उन दोनों मॉन्स्टर्स के सिर तुरंत उनके धड़ से अलग हो गए। ये देखकर वो औरत खुशी से पागल हो गई। उसे मुझ में उम्मीद की एक किरण दिखी और वो मेरी तरफ भागी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं इस शहर की सबसे हाई क्लास औरत हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बदले में मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे साथ ले चलो, है ना? उसने मेरी तरफ आकर अपने कपड़े उतारने की कोशिश की। रास्ते से हट जा, मैंने उसे रोकते हुए कहा। तेरे जैसी औरत के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं उसे लिफ्ट के बाहर ही छोड़कर अंदर चला गया और बटन दबा दिया। मैं श्राप देती हूँ कि तू बहुत बुरी मौत मरेगा, वो पीछे से चिल्लाई। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने ही 4 मॉन्स्टर्स खड़े थे। लिफ्ट में एक इंसान को देखकर वे पागलों की तरह मुझ पर झपटे। मैंने एक को सामने से काटा और दूसरे को खींचकर चीर दिया। मेरे लिए उन्हें काटना तरबूज काटने जितना आसान था। मालिक, अब हम कहाँ जा रहे हैं? छोटा याओ ने पूछा। एक अंडरग्राउंड गैंग पर कब्जा करने, मैंने जवाब दिया। एक अकेले इंसान की पावर लिमिटेड होती है और जिस गैंग को मैं कंट्रोल करना चाहता था उसमें 6-7 सुपर वॉरियर्स थे। मैं उस शानदार बिल्डिंग से बाहर निकला और रात के अंधेरे में गायब हो गया। जैसे जैसे छोटा याओ उन मरे हुए मॉन्स्टर्स की लाशों को खा रहा था, मेरे पेट की भूख मिटने लगी थी। वो जो भी मॉन्स्टर खा रहा था उसकी पावर सीधे मुझे मिल रही थी। अब शायद मैं पूरी तरह से इंसान नहीं रह गया था। जब से मैंने अपनी पीठ से उन 2 काले ड्रैगन्स को आजाद किया था, रास्ते से गुजरने वाले मॉन्स्टर्स भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे मुझे देखते ही भाग जाते थे। पर भूख मिटने के बाद भी मेरी प्यास बहुत बढ़ गई थी। मुझे पीने के लिए पानी चाहिए था। अचानक गोलियों की तरातर आवाजें गूंजने लगी। मैं रात के अंधेरे में उस गली से होता हुआ उस जगह पहुंचा जहां से फायरिंग की आवाज आ रही थी। सामने एक सुपरमार्केट के दरवाजे पर 20-30 पूरी तरह से हथियारों से लैस फौजी पागलों की तरह अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। सामने मॉन्स्टर्स की एक बहुत लंबी लाइन थी और गोलियों की आवाजें मॉन्स्टर्स की चीखों के साथ मिल गई थी। डरो मत, अपनी गोलियां बर्बाद मत करो, सीधे उनके सिर पर निशाना लगाओ, कैप्टन चिल्लाया। इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद हम सुपरमार्केट के अंदर ही रहेंगे और बैकअप टीम का इंतजार करेंगे। लेकिन इतने सारे म्यूटेट हो चुके मॉन्स्टर्स के सामने कुछ मॉन्स्टर्स तो ऐसे थे जिन्हें मारने के लिए दर्जनों गोलियां लग रही थी। वे फौजी अब घबराने लगे थे। तभी अचानक अंधेरे में से एक नुकीला हाथ बिजली की तेजी से बाहर निकला और 3-4 फौजियों के आर पार हो गया। अगले ही सेकंड वो उन्हें घसीट कर अंधेरे में ले गया। इसका मतलब था कि अंधेरे में और भी ताकतवर मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स छिपे हुए थे। कैप्टन की हालत खराब हो गई। उसने 2 ग्रेनेड अंधेरे में फेंके और पागलों की तरह फायरिंग करने लगा। अंदर सुपरमार्केट में 100 से ज्यादा सर्वाइवर्स एक साथ दुबके हुए थे। वे बाहर चल रही गोलियों की आवाजें और मॉन्स्टर्स की खौफनाक चीखें सुन रहे थे और डर के मारे उनके शरीर बुरी तरह कांप रहे थे। जब फौजियों की वो टीम बिल्कुल खत्म होने वाली थी तो उन पर हमला कर रहे मॉन्स्टर अचानक रुक गए और फिर तेजी से इधर उधर भागने लगे। फौजी घबरा गए कि क्या चल रहा है, क्या इससे भी भयानक कोई मॉन्स्टर उन पर हमला करने वाला है। डर के मारे वे अपनी जगह जम गए और अपनी बंदूकों की नालें उसी अंधेरे की ओर तान दी। फिर वे देखकर दंग रह गए कि सैकड़ों मॉन्स्टर्स ने बीच से हटकर एक रास्ता बना दिया था। ये देखकर फौजियों के हाथ कांपने लगे क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके रास्ता बनवाने वाला कोई मामूली जानवर नहीं हो सकता था। ऐसा मॉन्स्टर पक्का कोई बहुत पावरफुल बॉस होगा। पर कुछ सेकंड बाद ही वे चौंक गए क्योंकि सामने से जो बाहर निकला वो कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसकी पीठ पर 2 खूंखार काले ड्रैगन उड़ रहे थे। मैं जहां भी कदम रखता वहां का कोई भी म्यूटेट हो चुका मॉन्स्टर मुझसे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मुझे देखकर फौजी आपस में फुसफुसाए, ये इंसानी रूप वाला मॉन्स्टर है? तू इंसान है या कोई दानव? मैं इंसान भी हूँ और राक्षस भी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो बस एक घूंट पानी लेने आया हूँ, मैंने शांति से कहा और मॉन्स्टर्स की भीड़ के बीच से निकलकर सामने वाले सुपरमार्केट की तरफ बढ़ गया। इतने सारे मॉन्स्टर्स को खाने के बाद और मेरी ड्रैगन जैसी बॉडी होने की वजह से अब आम गोलियां मेरे शरीर के आर पार नहीं जा सकती थी। इसलिए जब उन फौजियों की राइफलों का मुंह मेरी ओर था तो मैंने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने गोली चलाने की गलती की भी होती तो मैं उसी सेकंड उसकी जान ले लेता। उनमें से किसी ने मुझे पहचान लिया कि मैं वही पागल हूँ जिसने कुछ दिन पहले स्कूल के बाहर एक गार्ड और लिन यू को मारा था। इसका मतलब था कि उन्हें समझ आ गया था कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान ही हूँ। छोटे भाई, तेरा नाम क्या है? टीम के एक आदमी ने पूछा। फालतू बातें मत करो, मैं यहाँ बस पानी की एक बोतल लेने आया हूँ, मैंने उन फौजियों को ठंडे दिमाग से घूरते हुए कहा और सीधे सुपरमार्केट की तरफ बढ़ गया। साथ ही मैंने मन में कहा, छोटा याओ, खा ले इसे। मॉन्स्टर्स का गोश्त खाने से पेट तो भर जाता है लेकिन ऐसा लगता है कि इससे प्यास बहुत ज्यादा लगने लगती है। भाई, हम यहाँ एक बहुत बड़े वीआईपी आदमी को बचाने आए हैं, एक फौजी ने पीछे से कहा। मुझे उससे क्या लेना देना, मैं बस पानी पीकर यहाँ से चला जाऊंगा, मैंने एक ठंडी हंसी छोड़ते हुए कहा। सुपरमार्केट में घुसते ही वहाँ छिपे हुए 100 से ज्यादा लोग डर के मारे मुझे घूरने लगे। मैंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे फ्रिज के पास जाकर मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली। गटक गटक, कुछ ही घूंट में मैंने पूरी बोतल खाली कर दी। पर इतना पीने के बाद भी मेरी प्यास नहीं बुझी। लगातार 20 से ज्यादा बोतलें गटकने के बाद ही जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। फौजी और वहाँ बचे हुए सभी लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ। मैं अपनी प्यास बुझाकर रुका ही था कि अचानक एक आवाज आई, मेरी पावर अवेकन हो गई है। ये शोर सुनकर सबने उधर देखा। वहाँ एक लंबा पतला आदमी खड़ा था जो अपने हाथ पर उभरे काले रंग के 9 कोनों वाले सितारे को देखकर पागलों की तरह खुश हो रहा था। वो जोर से हंसा और अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी पर एक गहरा काला कवच चमक उठा। सभी लोग हैरान और परेशान होकर ये नजारा देख रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसने मेरी तरफ देखकर घमंड से कहा, ये बंदा ना इंसान लग रहा है न भूत। सब मेरे सामने घुटने टेक दो, क्या तू मुझे मारना चाहता है? मैंने उसे हल्के में लेते हुए एक ठंडी नजर से देखा। मैंने सच में सपने में भी नहीं सोचा था कि एक नया अवेकन हुआ सुपर वॉरियर मुझसे भिड़ने की बेवकूफी करेगा। ये पहला सुपर वॉरियर था जिसे मैंने इस जन्म में देखा था और वो सीधे मुझसे ही पंगा लेना चाहता था। तेरे जैसे अजीब जानवर के इस कमरे में आते ही मुझे घिन आने लगी थी। सब पीछे हटो, मुझे इसे मारने दो। उस आदमी के हाथ में अचानक एक एनर्जी स्वॉर्ड आ गई। यही था सुपर वॉरियर का कवच जिसकी ताकत और डिफेंस कमाल के होते हैं और वे अपने हथियारों को इस तरह अपनी मर्जी से बुला सकते हैं। पिछली जिंदगी में मैं इन सुपर वॉरियर से बहुत जलता था क्योंकि उनका कवच दिखने में बहुत ही स्टाइलिश और ताकतवर लगता था, पर वो तो बस पिछली जिंदगी की बातें थीं। अब मैं भले ही एक इंसान दिख रहा था पर मेरी ताकत बहुत खौफनाक हो चुकी थी। मैंने मन ही मन सोचा, तू तो अभी कल का बच्चा है, तुझे अंदाजा भी नहीं कि तू किस खतरनाक ताकत के सामने खड़ा है। उस काले कवच वाले आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी तलवार उठाई और मुझ पर एक जोरदार वार करने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक मेरी पीठ से मेरे दोनों काले ड्रैगनों की एक भयानक दहाड़ गूंजी। वे बिजली की तेजी से हवा में उड़े और चीखते हुए सीधे उस कवच वाले आदमी की गर्दन पर झपट पड़े और उसे वहीं फाड़ डाला। ये खौफनाक नजारा देखकर वहां मौजूद कई औरतें चीख पड़ी, यहाँ तक कि फौजियों के कैप्टन वू रुई की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने खौफ में एक गहरी सांस ली। मैं तुम लोगों का दुश्मन हो भी सकता हूँ और नहीं भी, ये सब सिर्फ मेरे मूड पर डिपेंड करता है, मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा और पलटकर वहां से चल दिया। कैप्टन वू रुई मुझे जाते हुए देख रहा था। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला पर आखिर में चुपचाप मुझे बाहर जाते हुए देखता रहा। जैसे ही मैं सुपरमार्केट से बाहर निकला उन्होंने तुरंत लोहे का शटर गिराकर दरवाजा बंद कर लिया। चलो, इसी बहाने मैंने अनजाने में उनकी जान बचा ली। सुपरमार्केट के बाहर से वो सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर अब गायब हो चुके थे क्योंकि उनकी नजरों में मैं एक ऐसा बॉस था जिसका लेवल उनसे कहीं ज्यादा खौफनाक और ऊंचा था। तभी मैंने एक तरफ गहरे अंधेरे की ओर देखा जहां से अचानक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रहा था। उस दानव के मुंह से एक अजीब और डरावनी सी हंसी निकल रही। उसकी नजरें मुझ
पर ऐसे गड़ी थीं जैसे मैं उसके लिए खाने की मेज पर रखा कोई टेस्टी खाना हूं। अचानक उस दानव की पीठ से उसके लंबे लंबे टेंटिकल्स मुझ पर गोलियों की स्पीड से झपटे। मैंने झट से खुद को वहां से हटाया और जब मैं वापस दिखाई दिया तो मैं उस टेंटिकल वाले दानव के बिल्कुल करीब था। हाथ में अपनी कटाना निकालते ही मेरे अंदर के ब्लैक ड्रैगन की खौफनाक ताकत उस तलवार में आ गई और मेरी तलवार की धार चांदी की तरह चमक उठी। उस बड़े से दानव का पूरा शरीर मेरे एक ही वार में कटकर 2 हिस्सों में गिर पड़ा। छोटा याओ खुशी के मारे उछलने लगा और बड़े मजे से उस दानव का गोश्त खाने लगा। जैसे जैसे वो लालच से उस दानव का गोश्त और खून पी रहा था, मुझे भी अपनी बॉडी में भयानक गर्मी और नई पावर का एहसास होने लगा। उस दानव को खाने के बाद मेरी परछाई तेजी से रात के अंधेरे में गायब हो गई। इसी वक्त शहर के एक दूसरे हिस्से में यून सिटी के सबसे बड़े अंडरग्राउंड गैंग का एक गुंडा, जिसने मिट्टी जैसे पीले रंग का कवच पहना हुआ था और जो काफी लंबा चौड़ा था, अपने कंधे पर एक खूबसूरत सी लड़की को उठाकर लाया। उसने चिल्लाकर कहा, बॉस देखो मैं किसे पकड़ कर लाया हूँ। वाह मेरे दूसरे भाई, बहुत बढ़िया, आखिरकार तूने चू श्वान की बेटी को पकड़ ही लिया। उस चू श्वान ने हम पर इतने सालों तक बहुत जुल्म किए हैं, अब उसे एक अच्छा सबक सिखाने का टाइम आ गया है। गैंग के एक और गुंडे ने कहा, हाँ उसका गैंग हमेशा से हमारे ब्लैक ड्रैगन गैंग को दबाता आया है। बड़े भाई तुम सीधे इसी लड़की से शादी कर लो और फिर अपनी शादी का वीडियो उस चू श्वान को भेजकर दिखाना। उस जगह मौजूद तीनों गैंग लीडर, जिनकी पावर और कवच अभी हाल ही में अवेकन हुए थे, पागलों की तरह ठहाके मारकर हंसने लगे। तभी उस बंधी हुई लड़की चू मोंगसी ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कंट्रोल करना इतना आसान है? ये बोलते ही अचानक चू मोंगसी की बॉडी पर एक बर्फीला चांदी जैसा चमकता हुआ सुपर पावर कवच आ गया। इसकी पावर भी अवेकन हो गई। वो तीनों गुंडे ये देखकर चौंक ही रिमेन थे कि तभी बाहर से गैंग का एक आदमी भागता हुआ अंदर आया और खौफ में चिल्लाया, बॉस बाहर एक इंसानी रूप वाले भयानक मॉन्स्टर ने एंट्री मारी है और उसने एक ही वार में हमारे बाहर खड़े तीनों कमांडर्स को मार डाला है।